मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम आप सबों के सामने हिंदी विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हाँ विद्यार्थियों, हिंदी विषय को लेकर के अगर बोर्ड परीक्षा 2020 के परीक्षा फल के एनालिसिस किया जाए तो ऑल ओवर यूपी बोर्ड में जितने भी विद्यार्थी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर जो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत रहा है वो हिंदी विषय में रहा है। हाँ विद्यार्थियों, हिंदी विषय में। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत इंग्लिश पर भी अच्छे से ध्यान दे देते हैं, लेकिन हिंदी विषय को लेकर के वो गंभीर नहीं होते। और हिंदी भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मातृभाषा होने के साथ साथ ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें भी अच्छे नंबर प्राप्त होने से हमारे परसेंट की प्रगति होगी, रिजल्ट अच्छा होगा। तो हालांकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आपको साइंस में फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी अब हम हिंदी विषय को लेकर के आए हैं। चूँकि हबीब सर और शकील सर के द्वारा आपको फिजिक्स और मैथ की कक्षाएं निरंतर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो हम सोचे क्यों ना हिंदी पर अच्छा कार्य किया जाए, हिंदी में रुचि उत्पन्न किया जाए, जिससे हमारे विद्यार्थी इससे थोड़ा हद तक तो लाभान्वित होंगे। हालांकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा आपके साथ अच्छा करने का। जो कुछ त्रुटियां होंगी उसमें आप लोग क्षमा करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। जो आपके काम की चीज़ होगी उसको आप लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन हाँ, वादा करता हूँ कि यदि आप डेली क्रम से वीडियो के साथ बने रहेंगे, देखते रहेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ विद्यार्थियों, दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी में हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी ग्रामर, यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और जब एक चीज़ पूरी रूप से कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर आएंगे। आज हम लोग बात करेंगे काव्य शास्त्र के सोपान। काव्य शास्त्र के सोपान यानी काव्य शास्त्र की सीढ़ियाँ, यानी काव्य को भली भांति जानने के लिए, काव्य को अच्छे से समझने के लिए सोपान बनाया गया है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। जैसे किसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ चरणबद्ध तरीके होते हैं कि किन किन चरणों का प्रयोग करके हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार विद्वानों ने, मनीषियों ने काव्य शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण सोपान बनाए हैं: रस, अलंकार और छंद। तो काव्य शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं: रस, अलंकार और छंद। यानी अगर काव्य को हमें समझना है तो सबसे पहले जो काव्य की पहली सीढ़ी होती है रस, हमें उसे समझना है। फिर उसकी जो दूसरी सीढ़ी यानी दूसरा सोपान होता है वो अलंकार होता है, और जो तीसरी सीढ़ी होती है, तीसरा सोपान होता है, वो होता है छंद। तो काव्य शास्त्र के 3 सोपान होते हैं: रस, अलंकार और छंद। दूसरी बात विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना कि हिंदी एक साहित्यिक विषय होता है। हिंदी एक साहित्य होता है। साहित्य का नाम आते ही हिंदी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो हिंदी एक साहित्य विषय होता है, और साहित्य का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। यानी जब हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो कुछ अतिशयोक्ति का भी प्रयोग कर देते हैं, हाइपरबोल का भी इस्तेमाल कर देते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें लपेट करके बताना, यानी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जब हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में खूनों की नदियाँ बही थी, तो क्या वास्तव में ऐसा था? अपने दिमाग से सोच करके देखिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे अमरवीर शहीदों ने
लड़ाइयाँ लड़ी, गोली चले, तमाम प्रकार के जो भी लड़ाई के साधन थे, तो क्या उसमें वास्तव में खूनों की नदियाँ बही थी? नहीं। लड़ाई हुई थी, संग्राम हुए थे, लेकिन इतनी भी लड़ाई बहुत ज़्यादा, इतना भी मारकाट नहीं हुआ था कि खूनों की नदियाँ बहा दी गई हो। लेकिन साहित्य की भाषा में हम लोग इसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में खूनों की नदियाँ बही थी। इसे ही कहा जाता है व्याख्या, यानी जो व्याख्यात्मक पद होता है। जब हम साहित्य में किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय हम लोग उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। तो हिंदी में हम लोग चाहे ग्रामर पढ़ें या हम लोग चाहे गद्य या काव्य वाला पार्ट पढ़ें, आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि इसमें हम लोग बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी ग्रामर, और हमने कहा कि हिंदी काव्य शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। कौन कौन? रस, अलंकार और छंद। तो आज हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं काव्य शास्त्र का प्रथम सोपान, काव्य शास्त्र का प्रथम सोपान जिसे रस कहा जाता है। अगर लंबी चौड़ी भाषा में बात करें तो रस को कहते हैं काव्य शास्त्र का प्रथम सोपान। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, यहीं से आज आपके बहुविकल्पी प्रश्न की भी शुरुआत होगी कि काव्य शास्त्र के प्रथम सोपान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं। तो काव्य शास्त्र का जो प्रथम सोपान होता है वो रस होता है, और इसी से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रस होता क्या है? देखिए, हम लोग बिल्कुल किस्से कहानियों में इसे पढ़ेंगे, बोझिल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने हिंदी विषय को लेकर के आपके सामने आ जाऊँ। कोशिश करूँगा कि बोझिल आपको ना लगे, किस्से कहानियों में आपकी हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाए, और वादा करता हूँ दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी स्तर पर, इंटर स्तर पर, इंटर के बाद के स्तर पर। काव्य शास्त्र का प्रथम सोपान जो रस होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही हम लोग रस का नाम लेते हैं तो कभी न कभी आप लोगों ने रस के बारे में सुना होगा, और 2 जगह सुना होगा, एक सड़क पर और एक किताबों में। रस 2 जगह सुना होगा, एक सड़क पर और एक किताबों पर। सड़क पर सेब, मौसमी, अनार आदि के रस के बारे में, जैसे जूस कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में सुना होगा। तो एक तो सड़क पर फलों के रस के बारे में सुना होगा, और एक भाषा के रूप में किताबों में तमाम प्रकार के रस सुने होंगे, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस। मज़े की बात यह है कि दोनों प्रकार के रसों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। जो सड़क वाला रस है, यानी जो फलों का रस है, और जो भाषा का रस है, हिंदी काव्य साहित्य का जो रस है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। दोनों को निचोड़ना पड़ता है, गारना पड़ता है। रस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सबसे बहुमूल्य पदार्थ, किसी चीज़ का सबसे बहुमूल्य तत्व, और रस को प्राप्त करने के लिए निचोड़ना पड़ता है, उसे गारना पड़ता है। जैसे अगर हमें संतरे का रस चाहिए तो संतरे को निचोड़ना पड़ेगा, संतरे को गारना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें काव्य का रस प्राप्त करना हो तो काव्य को निचोड़ना पड़ेगा, काव्य को गारना पड़ेगा। अब यहाँ पर फल को निचोड़ेंगे, फल को गाड़ेंगे तो बात समझ में आ रही है, लेकिन काव्य को कैसे निचोड़ेंगे, काव्य को कैसे गाड़ेंगे? तो इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार एक गोताखोर मोती ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में जाता है, उसी प्रकार गोताखोर की तरह हिंदी काव्य साहित्य की दुनिया में गोता लगा करके हमें उसके मोतियों को गारना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और वही होगा रस। अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो रस का मतलब क्या होता है? किसी काव्य का सबसे महत्वपूर्ण भाव। जब हम लोग किसी काव्य को पढ़ते पढ़ते, किसी कहानी को देखते देखते इतने ना भाव विभोर हो जाएं कि हमें यह पता ही न चले कि ये नाटक है, एक कहानी है, एक कविता है, या फिर सच्चाई वाली घटना है। यानी देख तो रहे हो नाटक, पढ़ तो रहे हो कविता, सुन तो रहे हो कहानी, लेकिन अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाए, ऐसा भाव विभोर हो जाए कि कोई अंतर ही न रह जाए।
कहानी देख रहे हैं, अगर सामने वाला कहानी में रो रहा है तो कुछ समय के लिए मन भूल जाए कि मैं कहानी देख रहा हूँ, वास्तव में रो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, लेकिन मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ, रोने लगूँ। कोई ऐसा दृश्य देख रहा हूँ टीवी में कि सामने वाला प्रसन्नचित होकर के हंस रहा है, मैं भी इतना भाव विभोर हो जाऊँ कि मैं भी हंसने लगूँ। सामने वाला इतनी उत्तेजित बात कर रहा है कि मन में एक उत्तेजना पैदा हो जाए कि अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर के सीधे स्टेरिंग का उधर घुमा दूंगा, भी रस उत्पन्न हो जाए। यानी जब हम नाटक देखें, कहानी सुने, काव्य पाठ करें तो इतने भाव विभोर हो जाएं कि हमें पता ही न चले कि वास्तविक घटना है कि काल्पनिक घटना है। तो उस समय जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो मन में भाव प्रकट होता है, वही आंतरिक भाव प्रिय विद्यार्थियों रस कहलाता है। वही आंतरिक भाव क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो आज मैंने आपको रस के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया विद्यार्थियों। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजने की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक सीमा होती है। लंबा वीडियो हो जाता है तो बड़ी कठिनाई से इसको भेजने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आज मैंने आपको रस का एक सामान्य परिचय दिया और मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर जो आपके सिलेबस में हिंदी ग्रामर वाला पार्ट है उसे मैं पूर्णतः कंप्लीट कर दूंगा। दोबारा कभी आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, लेकिन आपके लिए प्रयास करूंगा कि आपको कभी दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।